हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, यानी दिल्ली सल्तनत जो है उनका विनाश कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किन किन राजाओं ने उनका विनाश का कारण है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण है स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन। दिल्ली के सुल्तानों ने स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन स्थापित किया और सुल्तानों को असीमित शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त होते थे। जो भी सुल्तान दिल्ली में बैठते थे उनको अलग अलग प्रकार से असीमित शक्तियाँ दिया गया था। उनको अधिकार बहुत सारे प्राप्त थे, वो कुछ भी कर सकते थे। वे अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाते थे और कानूनों को लागू करते थे। साथ ही जो भी कुछ उसको लगता था कि आज चेंज होना चाहिए, ये कानून लाना चाहिए, या फिर उनको जो लगता था अपने इच्छा अनुसार वो कानून बनाते थे और उसे लागू भी करवाते थे। बलबन और अलाउद्दीन जैसे सुल्तानों ने सरदारों की जो शक्ति थी उसको कुचल डाला। यहाँ पर जो सरदारों की जो शक्ति थी उसको जो बलबन और अलाउद्दीन जैसे सुल्तान थे उन्होंने कुचल डाला। और ऐसे स्वेच्छाचारी शासन अस्थायी नहीं हो सकता था, और ऐसे में खुद के अनुसार मतलब अपना जो मन किया वो नहीं हो सकता है, वो अस्थायी नहीं हो सकता है। और अयोग्य सुल्तानों के समय सल्तनत का पतन स्वाभाविक था। और इस तरह से आप अपने मनमानी करोगे तो आपका ज़्यादा दिन शासन नहीं चलेगा, और इसीलिए स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के कारण दिल्ली सल्तनत का जो पतन है वो हुआ। नेक्स्ट रीजन है विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के कुछ दूरस्थ राज्य भी शामिल हो गए थे। और जो दिल्ली सल्तनत है वो बहुत विशाल साम्राज्य था, जिसमें उत्तर भारत के कुछ राज्य और दक्षिण भारत के दूरस्थ कुछ राज्य शामिल थे। और इस तरह आवागमन यानी आना जाना जो है वो आवागमन के पर्याप्त साधन न होने के कारण सल्तनत काल में सेना आदि का आवागमन नहीं हो पाता था। और इस प्रकार उस समय इतना हाईटेक ज़माना नहीं था कि आज मेट्रो, ट्रेन और हवाई जहाज़ जिस तरह है उस तरह उस समय नहीं था। केवल हाथी और घोड़े का ही साधन था। तो इसीलिए ज़्यादा दूर होने के कारण जो दिल्ली सल्तनत का जो काल था उस समय सेना का आवागमन ज़्यादा नहीं हो पाता था। और यातायात के साधनों की कमी के कारण सुदूर प्रदेशों पर नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन हो जाता था। और जिसके कारण मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारे सैनिक हैं और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो आपके पास अगर आवागमन के लिए साधन नहीं होगा तो आप नहीं ले जा पाओगे, फिर वहाँ का देख रेख नहीं हो पाएगा, तो फिर वहाँ का जो शासन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कारण है केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता, जो सेंट्रल शक्ति होती है उसकी दुर्बलता। फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई थी और विभिन्न प्रांतों के सूबेदार ने विद्रोह कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। और जब फिरोज तुगलक की जब मृत्यु हुई उसके बाद धीरे धीरे यानी सेंट्रल जो पावर है वो ख़त्म होने लगी। और अलग अलग जो प्रांत के सूबेदार थे, यानी कि जिस तरह अभी ज़िले में बटा हुआ है ठीक उसी प्रकार उस तरह सूबेदार थे, तो वो सूबेदार है वो अपना विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगा। और जो सुल्तान के क्षेत्र में आते थे वो अब ख़त्म करने लगे। और चौथा रीज़न है प्रजा का असहयोग। दिल्ली सल्तनत का जो पतन या विनाश के जो रीजन में हम देख रहे हैं उसका चौथा कारण है प्रजा का असहयोग। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उसे प्रजा का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो सका। ठीक बात एक ऐसा है कि अगर आप प्रजा के हित में काम न करोगे तो आपको भी प्रजा सपोर्ट कैसे करेगी, आपका सहयोग कैसे करेगी। तो इसीलिए प्रजा का भी उस जो दिल्ली सल्तनत है उसका सहयोग नहीं मिलता था। वहाँ के अधिकांश प्रजा हिंदू थी और उनकी दृष्टि से मुस्लिम शासक विदेशी बने। और ऐसा कहा जाता है कि जो अधिकांश प्रजा थी वो हिंदू थी और उनके दृष्टि में जो मुस्लिम थे वो तो विदेशी थे, और मुस्लिम थे वो विदेशी बन गए, और इसीलिए उनका सहयोग नहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत के अधिकांश
जो सुल्तान थे वे धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और हिंदू प्रजा पर घोर अत्याचार किए। जैसे कुछ सुल्तान थे, जो अधिकांश जो सुल्तान थे वो धार्मिक असहिष्णुता का नीति अनुसरण करते थे, यानी जो सहिष्णु भारत में लोग रहते थे, सहिष्णु यानी धार्मिक सहिष्णुता के लोग थे, उनका जो नीति था उसको अनुसरण नहीं करते थे और साथ ही जो हिंदू प्रजा जो थी उन पर घोर अत्याचार करते थे, जैसे कि उनके मंदिरों को तोड़ना, उनके धार्मिक स्थलों को कुछ मतलब विद्रोह करना या उनको पूजा करने से मना करना, इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। और इसीलिए जब कभी उन्हें अवसर मिलता था तो वे विद्रोह कर देते थे और सल्तनत को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। और जो हिंदू लोग थे उनको जब मौका मिलता था तब वे क्या करते थे, तो वे विद्रोह कर देते थे और सल्तनत को, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसको नुकसान पहुँचाने का काम करते थे। कोई भी बेसिकली ऐसा ही करेगा, क्योंकि अगर आप किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो आपको भी कोई ना कोई क्षति पहुंचाएगा, और अगर उसको मौका मिला तो चाहे आप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन आपको कोई ना कोई हराएगा ही। 5वां रीजन है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। उत्तराधिकार यानी एक के बाद एक जो सुल्तान आते थे तो उनमें उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अक्सर उत्तराधिकारियों का युद्ध करना पड़ता था और जो जीतता था वही राजगद्दी पर बैठता था, और इससे सल्तनत कालीन में राजनीतिक स्थायित्व की कमी रह गई। जो उत्तराधिकार के जो नियम थे उसकी कमी, यानी अलग अलग जो सुल्तान थे वे युद्ध करके बनते थे, जिसके कारण वहाँ पर स्थायित्व जो राजनीतिक था वो स्थिर नहीं हो पाई और जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विनाश हो गया, उसका पतन हो गया। 6ठा रीजन है सहिष्णुता का अभाव। सहिष्णुता का अभाव, कुछ सुल्तानों में सहिष्णुता का अभाव था जिससे प्रजा को कष्ट भोगना पड़ा। उन्होंने अपने धर्मावलंबियों को प्राथमिकता दी तथा अन्य धर्मों के लोगों को समान अवसर नहीं दिए। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने दूसरे लोगों को यानी दूसरे धर्मों के लोगों को ऐसा समान अवसर नहीं दिया, उनको समान अवसर नहीं दिया, उनके जो भी पूर्वज थे उनको सम्मान नहीं दिया, जिससे समाज के कुछ वर्गों में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया और विद्रोह की भावना पनपने लगी। यानी अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको सम्मान मिलनी चाहिए, आपका जो धर्म कहता है उसको करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलने के कारण विद्रोह की भावना पनपने लगी। और 7 पॉइंट है दरबार में एकता का अभाव। जो दिल्ली सल्तनत का जो दरबार था उसमें एकता का अभाव, यूनिटी पावर की अभाव। सुल्तानों के दरबार में सहयोग एवं एकता का अभाव रहा। वहाँ अमीरों और उलेमाओं का अधिक प्रभाव रहा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया, और इस तरह जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया और यह वास्तव में एक अच्छा कदम था, परंतु सभी सुल्तान इस नीति पर अमल नहीं कर सके, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप सही कर रहे हो तो दूसरा आपको गलत करने के लिए उकसाएगा। तो यही होता है कि अगर कोई सही कर रहा है तो 2 लोग उसको छेड़ेंगे और कहेंगे कि ये सही नहीं है, तो ऐसा ही होता है। तो उसके दरबार में एकता का अभाव रहा। दरबार में प्रायः गुटबंदी होने लगी, जिससे आपस में युद्ध हुए और सुल्तानों की शक्ति कम होने लगी। तो बात तो सही है, क्योंकि जब 2 ग्रुप में गुटबंदी होने लगेगा और आपस में युद्ध हुए और ऐसे सुल्तानों की शक्ति कम होने लगी, मतलब अगर 2 ग्रुप में बढ़ जाएगा, अगर एक ही रहता तो क्या है, यूनिटी बना रहता, दरबार में एकता बनी रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब अलग अलग बंटने लगे, जिसके कारण सुल्तान की जो शक्ति है वो कम होने लगी, और कम होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा जो दिल्ली सल्तनत था वो धीरे धीरे मतलब विनाश के कगार पर आने लगी। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यावहारिक नीति। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका अव्यावहारिक नीति, व्यवहारिक मतलब कि उसके जीवन जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से लोगों के अंदर नहीं होता था, लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, जिसके कारण जो अव्यवहारिक योजनाएं ने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को खोखला कर दिया और राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना, दोआब में कर वृद्धि, तांबे के सिक्के चलाना,
खुरासान व काजल पर आक्रमण आदि योजनाओं ने सल्तनत के राज्य को खाली कर दिया। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने खुद के व्यवहारिक जीवन से प्रेरित होकर मतलब खुद से कुछ अलग करने लगे, जैसे कि दिल्ली से देवगिरी ले जाना जो राजधानी है, दोआब का कर वृद्धि करना, तांबे के सिक्के चलाना, ऐसे अनेक काम जो उन्होंने किया, जिसके कारण जो राजकोष है दिल्ली सल्तनत का वो खाली होने लगा और प्रजा विरोध पर उतर आई, जिससे क्या है कि देशी और विदेशी अमीरों के पृथक होने से दिल्ली सल्तनत का जो पतन का मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। और इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के अव्यवहारिक नीति के कारण जो दिल्ली सल्तनत है उसका विनाश हुआ, उसका पतन हुआ। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक का उत्तरदायित्व। दिल्ली सल्तनत के पतन में सुल्तान फिरोज तुगलक का भी हाथ रहा है। और जो दिल्ली सल्तनत का जो पतन है उसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ होता है तो उसमें एक व्यक्ति के नुकसान मतलब एक व्यक्ति के कारण पूरा नुकसान नहीं होता है। अलग अलग समाज, अलग अलग लोगों के रहने सहने या फिर कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही पतन होता है। तो इसमें फिरोज तुगलक का भी उत्तरदायित्व है। पतन में सुल्तान फिरोज तुगलक का भी हाथ रहा और उसकी भागीदारी प्रथा, दास प्रथा, राजनीतिक में उलेमाओं की मध्यस्थता आदि भी सल्तनत के पतन के लिए जिम्मेदार थे। वास्तव में वह कोमल हृदय का होने के कारण रक्त बहाने का विरोधी था, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। इसी कारण वह विद्रोही को कुचलने में असफल रहा और परिणाम स्वरूप सल्तनत जो है उसका पतन होना आवश्यक था। यानी जो फिरोज तुगलक था वो रक्त बहाने के लिए विरोध में था, वो नहीं बहाना चाहता था, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, जिसके कारण जो विद्रोही पार्टी थे उसको कुचल देने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट है तैमूर पर आक्रमण। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद बुरी तरह पराजित हुआ और तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत काबुल के सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत को जड़ से उखाड़कर मुगल साम्राज्य स्थापित किया। 1398 में जो समरकंद है वहाँ के जो शासक थे तैमूर लंग, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करते के साथ ही तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसको बुरी तरह पराजित किया, हरा दिया और तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद काबुल के सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और नेक्स्ट रीजन है लोदी सुल्तानों का दायित्व। जो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी के समय सल्तनत का साम्राज्य खंडित होने लगा था। बाबर ने अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त कर दिया और इस तरह जो बाबर है वो 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और जब इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ तब क्या है तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए लोदी सुल्तान भी उत्तरदायी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके कारण भी दिल्ली सल्तनत का विनाश हुआ है। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमण। जो मंगोलों ने बार बार होने वाले आक्रमणों ने भी दिल्ली सल्तनत का पतन पर निकट ला दिया और ऐसा कहा जाता है कि बार बार होने वाले आक्रमण के कारण जो घटित है होने के कारण बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, सैनिक थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत है वो विनाश के कगार पर चल गया और उसका पतन हो गया। नेक्स्ट रीजन है अस्थाई सेना का अभाव। अस्थाई सेना का अभाव। दिल्ली सल्तनत की अपनी कोई अस्थाई सेना नहीं थी। संकट के समय सुल्तान अमीरों और प्रांतीय शासकों की सेना की सहायता लेते थे और जब उसको संकट पड़ता था तब क्या है कि अमीरों से लेते थे और प्रांतीय शासकों की सेना की सहायता लेते थे जो सुल्तान के प्रति वफादार नहीं होते थे और विश्वासघात करते थे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपके पास अस्थाई सेना रहती तो वो ईमानदार से काम करता, उसको पेमेंट मिलता था, लेकिन आप किसी भाड़ेदार टट्टू लाओगे तो वो तो अच्छा से काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका सैनिक नहीं है, वो अस्थाई नहीं है, उसको पैसा जितना मिला है उतना ही काम करेगा, तो वो वफादारी नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए अस्थाई सेना नहीं होने के कारण भी दिल्ली सल्तनत का विनाश हुआ। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं था। मध्यकाल में अनेक समस्याएं जो लगातार अस्तित्व में थी,
साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक मूल कारण नहीं होता है, ऐसे अनेक रीजन होते हैं जिसके कारण किसी भी साम्राज्य का पतन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी साम्राज्य एक अच्छे तरीके से लगातार बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है। जैसे भारत ही एक ऐसा देश था जो काफ़ी दिनों तक 200 साल तक गुलाम रहा, फिर देखिए आज आज़ाद हो गया। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी जो शासन चल रहा है तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, उसका कभी ना कभी अंत होगा ही। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। सुल्तान और उसके सरदारों तथा स्थानीय प्रशासकों और जमींदारों के बीच संघर्ष, प्रांतीय और भौगोलिक समस्याएं आदि उत्पन्न हुई, जिसके कारण भी विनाश हुआ। सुल्तानों ने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी किया, परंतु समूल नष्ट नहीं कर सके और न ही सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना में कोई मौलिक दबाव न ला सका। और इसके कारण बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विनाश हुआ। तो आज का ये वीडियो में बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।